नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोग, उससे निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के सेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के ही सेशन में अगर हम लोग बात करें तो आज के ही सेशन में 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर के यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो जुड़ जाएं, और जो लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला ही प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो क्या आंसर करेंगे? कजान रूस में, बीजिंग चीन में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, या फिर नई दिल्ली भारत में? पहले प्रश्न का आंसर करना है और पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? कजान रूस में, बीजिंग चीन में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, या फिर नई दिल्ली भारत में? तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ब्रिक्स साहित्य मंच सम्मेलन की बात करें, ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो 2021 में, ठीक है, 2021 में 13वां सम्मेलन हो रहा है और जो कि भारत में हो रहा है। ठीक है, क्या होगा? तो 2021 में अगर आपसे ब्रिक्स की बैठक पूछा जाए तो 2021 में ब्रिक्स की बैठक जो है वो 13वीं बैठक है और ये भारत में हो रही है। 2022 में अगर हम लोग बात करें तो 2022 में ब्रिक्स की 14वीं बैठक होगी और जो 14वीं बैठक है ये चीन में हो रही है। ठीक है, 2023 में अगर हम लोग बात करें तो 2023 में ब्रिक्स की 15वीं बैठक हो रही है और ये दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। ठीक है, और 2024 में अगर हम लोग बात करें तो 2024 में ब्रिक्स की 16वीं बैठक हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है? ये कजान रूस में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो कजान रूस में हो रही है। अब यहाँ से दो तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है। एक तो डायरेक्ट आपसे वर्ष दे करके पूछ सकता है कि 2022 की बैठक कहाँ पे हुई, 2023 की बैठक कहाँ पर हुई, 2024 की बैठक कहाँ पर हुई। तो एक तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई, तो 15वीं बैठक कहाँ पर हुई, या फिर 16वीं बैठक कहाँ पर हुई। तो दोनों तरीकों से चीज़ों को आपको याद रखना है और यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। 2021 वाली जो बैठक है वो 13वीं बैठक थी जो कि भारत में हुई। 2022 में 14वीं बैठक थी जो चाइना में हुई। 2023 में 15वीं बैठक थी जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुई। 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 16वीं बैठक थी जो कि कजान रूस में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, कजान रूस हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट लिग्नोसैट निर्मित किया है? जापान होगा, जर्मनी होगा, दक्षिण कोरिया होगा, या फिर चाइना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें प्रश्न की तो किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट, अब ये क्योंकि दुनिया की पहली सैटेलाइट है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दुनिया की पहली सैटेलाइट है लिग्नोसैट और ये निर्मित की गई किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा, या फिर चाइना के द्वारा? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे हम लोग जापान। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जापान के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें तो जापान से प्रश्न आपके लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है, जापान की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो मुद्रा आप कहोगे येन है। ठीक है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। साथ ही साथ जापान को भूकंपों का, ठीक है, भूकंपों का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। साथ ही साथ जापान को क्या करते हैं? तो जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। साथ ही साथ आपको जापान के संदर्भ में याद रखना है, जापान में अगर हम लोग बात करें तो एक शहर है ओसाका। जापान में एक शहर है ओसाका जिसको जापान का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जापान का मानचेस्टर जो है ये जापान के ओसाका शहर को कहते हैं। भारत और जापान के बीच में अगर आपसे पूछ ले कि भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है तो आप कहोगे धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास। ठीक है, कौन कौन से? तो धर्म गार्जियन अभ्यास और वीर गार्जियन अभ्यास जो है तो ये भारत और
जापान के बीच में होते हैं। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं। जापान की संसद का नाम भी आपसे पूछा गया, तो जापान की संसद का नाम क्या होगा, तो डाइट कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रश्न आपको आज के ही सेशन में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के जो आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो 3 प्रश्न तो आज के ही सेशन से आपको देखने को मिलेंगे। आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, दिनेश कार्तिक के द्वारा, आर अश्विन के द्वारा, रोहित शर्मा के द्वारा या फिर शुभमन गिल के द्वारा। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर अश्विन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर अश्विन के द्वारा लिखी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध के अध्ययन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय या फिर दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध के एवं अध्ययन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। अगर आपसे पूछ ले भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर करोगे 1861 में। और किसने की है, तो कनिंघम ने की। किसने की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। वहीं अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पूछ ले, अगर आपसे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो रही है, किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के ई क्षमता ऐप का संबंध किसे। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ई क्षमता ऐप का संबंध किससे। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के ई क्षमता ऐप का संबंध किससे, स्कूली शिक्षा से, नर्सिंग शिक्षा से, पैरामेडिकल शिक्षा से या फिर उपरोक्त सभी से। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के ई क्षमता ऐप का संबंध किससे। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, नर्सिंग शिक्षा से, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रूस है, यूक्रेन है, चाइना है या फिर अमेरिका है। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। छठवें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और इससे क्या होगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और फिर मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली इस तरीके के सेशंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो सेशंस को शेयर करते रहिए ताकि बाकी जो साथी नहीं जुड़ पाए आप लोगों के, तो वो लोग भी जुड़ते रहें, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुँचता रहे। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में अगर हम लोग सीट्स पर बात करेंगे तो सीट्स पर कौन सा देश है, तो आप आंसर कर दोगे रूस है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो टॉप पर अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉप पर रूस है। रूस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा स्थान जो है वो यूक्रेन का है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा स्थान चाइना का है, ठीक है। अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने प्यारे भारत का जो स्थान है वो क्या है, तो वो 10वां स्थान, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे अपना प्यारा भारत जो है ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में तो रूस सीट्स पर है, रूस के बाद यूक्रेन और चाइना है और भारत का जो स्थान है वो 10वां है। तो ये याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है,
ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा तो बिहार का कौन सा जिला है जो पासपोर्ट जारी करने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है? किशनगंज है, कटिहार है, गोपालगंज है या फिर सीवान है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीवान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहले स्थान पर हम लोग बात करेंगे तो सीवान है, और दूसरे स्थान पर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर पटना है। ठीक है, क्या है, तो पहले स्थान पर सीवान है और दूसरे स्थान पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर पटना, ठीक है, पटना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा तो किस देश में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो अमेरिका में, केन्या में, ब्राज़ील में या फिर कुवैत में? 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर शुरू हुआ था? आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या डी, कहाँ पर, तो कुवैत में। ठीक है, कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, कुवैत हो जाएगा। ठीक है, कुवैत की अगर हम लोग बात करें तो कुवैत की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे कुवैत सिटी है। ठीक है, क्या है, तो कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। और यहाँ की अगर हम लोग मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ की है कुवैत दिनार। ठीक है, क्या है, तो यहाँ की, ठीक है, क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है वो है कुवैती दिनार। ठीक है, क्या है, तो कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत ने अभी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया। तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2022 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बताएंगे, सॉरी 2024 में आपसे पूछ रहा है 2024 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो बिहार की लोग बात करें तो बिहार को आपको पता है 1912 में क्या किया गया, बिहार एक अलग राज्य बनाया गया था। 1912 में अगर हम लोग बात करें तो 1912 में बिहार जो है, तो बिहार को अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, बंगाल से अलग कर दिया गया, बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। 1912 में बिहार को अलग किया गया। 22 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। और 1912 में अलग किया गया था। और अभी कितना हो रहा है, तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो 2024 का आपसे पूछ रहा है, 2024 का पूछ रहा है, तो कितने साल हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे 112वां। ठीक है, कौन सा, तो 2024 में बिहार ने अपना कौन सा, तो 112वां, ठीक है, 112वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 2024 में संघाई सहयोग संगठन के स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की, ठीक है, मेजबानी कहाँ पर हो रही है, आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये सीओ की बात हो रहा है, संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। तो इसकी जो स्थापना हो रही है, ठीक है, स्थापना कहाँ पर, स्थापना होगी इसकी 2001 में। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है, कहाँ पर, तो चीन की राजधानी बीजिंग में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी याद रखना इसमें अभी 9वां सदस्य देश ईरान शामिल हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 9वां सदस्य जो है वो ईरान है जो इसमें अभी शामिल हुआ है। 9वां सदस्य जो है वो ईरान इसका बना है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, तो नई दिल्ली आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और याद रखेंगे तो वाराणसी को, संघाई सहयोग संगठन जो है तो इसने वाराणसी को क्या किया है, तो वाराणसी को पहली सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया था। ठीक है, क्या किया था, तो संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को पहली सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धर्म गार्जियन अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर आपसे भारत और मालदीव पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे भारत और मालदीव पूछ ले तो भारत और मालदीव के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो एक तो आपका हो गया एकूवेरिन अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा, तो एक तो एकूवेरिन अभ्यास होता है और दूसरा जो है वो एक था अभ्यास होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक एकूवेरिन अभ्यास और एक था अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच में होते हैं। ठीक है, भारत और अमेरिका अगर आपसे पूछ ले कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं, तो आंसर क्या करोगे, तो भारत और अमेरिका के बीच में आप याद रखेंगे एक तो युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, कौन कौन से अभ्यास होते हैं,
तो एक तो आप कहोगे युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वज्र प्रहार, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वज्र प्रहार याद रखिएगा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा कोप इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे, कोप इंडिया अगर हम लोग बात करें तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। साथ ही टाइगर ट्रम्प, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास है तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के संदर्भ में अगर आपसे पूछ ले भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे वरुण और गरुड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वरुण और गरुड़ अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। ठीक है, भारत और जापान के बीच में अगर आपसे पूछ ले कि भारत और जापान के बीच में कौन से अभ्यास हो रहे हैं, तो आंसर करोगे आप धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। ठीक है, कौन कौन से, तो धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे धर्म गार्जियन पूछ रहा है, तो क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भारत और जापान। क्लियर है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिहार की प्रसिद्ध अगर हम लोग बात करें तो हिंदी और मैथिली साहित्यकार हैं डॉक्टर उषा किरण खान, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, भोजपुर से, सहरसा से, नालंदा से या फिर दरभंगा से। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उषा किरण खान जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हिंदी और मैथिली साहित्यकार थी। ठीक है, 2015 में अगर हम लोग बात करें तो 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो पद्मश्री दिया जा रहा है। और अगर हम लोग 2018 की बात करेंगे तो 2018 में उत्तर प्रदेश के भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारतीय सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। उषा किरण खान जी को 2015 में पद्मश्री दिया जा रहा है और 2018 में, ठीक है, भारतीय सम्मान दिया जा रहा है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, और ये बिहार के दरभंगा जिले से बिलोंग करती थी। ठीक है, कहाँ से, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, दरभंगा जिले से बिलोंग करती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नैनो डीपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण भारत के किस राज्य में किया गया, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर झारखंड में। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में 5 से लेकर के 8 प्रश्न तक करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में 5 से लेकर के 8 प्रश्न तक करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। और ये 5 से 8 प्रश्न जो है तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये 5 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के आ रहे हैं तो एक काम करते हैं इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ये 5 से 8 प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलना है, समझते चलना है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, गुजरात कर दोगे। ठीक है, गुजरात के संदर्भ में आपको याद रखना है कि गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा, तो गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, साथ ही साथ गुजरात में आपको गरबा और डांडिया भी याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, तो गरबा और डांडिया ये भी आपको गुजरात में ही याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्षण क्या। देखो श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, दूध की कीमतों में वृद्धि करना, दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना, डेयरी उद्योग का निजीकरण करना, दूध का निर्यात कम करना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, किससे, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होगी, अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए तो शुरुआत कब होगी, तो शुरुआत आप कहोगे दुग्ध जो श्वेत क्रांति की है तो इसकी शुरुआत हो रही है 1970 में। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए, जनक किसको कहते हैं, तो आप आंसर करोगे वर्गीस कुरियन को। ठीक है, किसको, तो श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं किसको, वर्गीस कुरियन को कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है और इसकी शुरुआत हो रही है 1970 में। अगर आपसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछ ले तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम लोग कहेंगे कब, तो हम लोग कहेंगे 26 नवंबर को। ठीक है, क्या करेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस।
अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 1 जून को, ठीक है, कब, तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना, ठीक है, क्या करना है, तो दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक कैरेक्टर का नाम रखा गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो बिहार का एक शहर है और उसके नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया। सबसे पहले तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह जो है तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल दिखता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, मंगल के आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, तो एक आपको फोबोस देखने को मिलेगा और एक आपको डिमोस देखने को मिलेगा। तो ये फोबोस और डिमोस क्या है, तो ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो बिहार के किस शहर का नाम मंगल ग्रह के नाम पर, मंगल ग्रह के क्रेटर के नाम पर रखा जा रहा है, हिल्सा, मुरसान, हिसुआ, मनेर, क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे हिल्सा। हिल्सा जो है ये कहाँ पर है, तो ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कहाँ पर, तो नालंदा जिले में है, हिल्सा है, और इसी के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा जाए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक मूल तत्व है, तो रेत है, हीरा है, संगमरमर है या फिर शक्कर है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो अगर हम लोग हीरा की बात करें तो हीरा क्या है, तो हीरा ये परिवर्तित रूप है, ठीक है, हीरे की बात करें तो हीरा जो है परिवर्तित रूप है, और साथ ही साथ आपको याद रखिएगा तो ये ब्रह्मांड में या फिर कहेंगे संसार में सबसे कठोरतम तत्व है, ठीक है, क्या है, तो सबसे कठोरतम जो तत्व है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो हीरा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हीरा जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हीरा जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, सबसे कठोरतम तत्व है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है और ये परिवर्तित रूप है, तो हीरा तो मूल तत्व नहीं है। शक्कर अगर हम लोग बात करें तो शक्कर आपको पता है, जो शक्कर है, शक्कर को हम लोग चीनी कहते हैं, ठीक है, चीनी ही शक्कर है, और ये क्या हो रहा है, तो ये गुड़ से बनती है, तो ये भी क्या है, तो ये भी जो है परिवर्तित रूप है, ठीक है, क्या है, तो ये भी परिवर्तित रूप है। संगमरमर अगर हम लोग बात करेंगे तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप क्या है, संगमरमर है, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप क्या है, तो संगमरमर है, ठीक है, क्या है, तो संगमरमर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो मूल तत्व हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा, ठीक है, क्या है, तो रेत जो है ये मूल तत्व है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या हो जाएगा, वो वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, तो इसका कारण क्या है। अभी आपको पता है कि गर्मी के मौसम शुरू हो गए हैं, तेज़ गर्मी पड़ रही है, तापमान जो है 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मनुष्य है वो आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, और इसका कारण क्या है, अत्यधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, या फिर आर्द्रता के कारण पसीना नहीं होता। क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता, अगर पसीना नहीं आएगा तब तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। गर्मियों में अगर पसीना ना हो तब तो कोई दिक्कत ही ना है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है। पसीना जो है, जो पसीना होता है वो क्या होता है, वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पोलियो के टीके को सबसे पहले किसने तैयार किया था। लुई पाश्चर है, जॉन साल्क है, जोसेफ लिस्टर है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे लुई पाश्चर, तो पाश्चर ने क्या किया, तो पाश्चर ने तो पाश्चुरीकरण की खोज की। पाश्चर ने क्या किया, लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की, ठीक है। अगर हम लोग एडवर्ड जेनर की बात कर लें, ठीक है, किसकी, एडवर्ड जेनर की बात कर लें, तो जेनर ने क्या किया, तो जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, ठीक है, क्या किया, तो चेचक के टीके की खोज की किसने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अगर हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर लें, तो फ्लेमिंग ने क्या किया, तो फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, ठीक है, किसकी, तो पेंसिलिन की खोज की है, पेंसिलिन की खोज की है किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बैटिंग और बेस्ट की बात कर लें, तो बैटिंग और बेस्ट ने क्या किया, तो इन्होंने
इन्होंने इंसुलिन की खोज की, ठीक है, किसकी, तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो आंसर कर देंगे हम लोग क्या, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, जॉन सॉल्क, ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉन सॉल्क हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है या फिर लोहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप आंसर करोगे स्टेथोस्कोप, ठीक है, क्या कहोगे, तो आप आंसर करोगे स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो आपने डॉक्टरों को गले में टांगा हुआ आला देखते हो, तो आला को ही क्या कहते हैं, जो आला जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं वही क्या होता है, वही होता है स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा क्या होता है, हृदय की धड़कन को सुनने का काम किया जाता है, ठीक है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दो धातुएं हैं कौन कौन सी, एक है सोडियम और दूसरी कौन सी है, दूसरी है पोटेशियम, ठीक है। दो धातुएं कौन कौन सी, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनको क्या होता है, जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। दो धातुएं ऐसी है सोडियम और पोटेशियम जिनको क्या कर सकते हैं, जिनको चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में 20 प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो डेली मॉर्निंग में हम लोग 7 बजे से एक क्लास करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में करने का प्रयास करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एक बार अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, और शाम को हम लोग 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। कब मिलेंगे, तो शाम को हम लोग 5 बजे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शाम को 5 बजे मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।